Alright, let's continue with part 2 of our recorded lecture. और इस lecture के अंदर what we are going to do is we are going to look at some tensors that we have already seen and we'll see whether those are objective or not, right? तो अभी तक हमने जो काम किया we have talked about transformation of vectors, tensors and scalars. और इसके अंदर we have looked at द केस अगर दो डिफरेंट आपके पास बेसिस सिस्टम्स हैं सेम पॉइंट के ऊपर सिर्फ रोटेटेड है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर तो किस तरीके से उनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी टेंसर्स की और वेक्टर्स की और स्केलर्स की राइट तो वो जो रिलेशनशिप्स निकल के आती हैं दोज रिलेशनशिप्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट बिफोर वी नो देम तो ये वेक्टर की रिलेशनशिप आपकी सेकंड ऑर्डर टेंसर की रिलेशनशिप और स्केलर्स की रिलेशनशिप वी हैव सीन देम as early as unit 1 अपने उसमें हमने देखा है right after talking about this we defined a few things we defined what we call objective scalars vectors and tensors और उनमें जो point है सबसे important वो ये था कि अगर आपके पास दो frames of references हैं ठीक है अगर इनके बीच में जो displacement हो रही है जो C हम कह रहे हैं if this displacement does not affect the transformation यानी कि ये जो बेसिस सिस्टम है जो कि E1 इंटू E3 से एक डिस्टेंस के ऊपर है अगर इस बेसिस में ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर टेंसर्स इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे ये ब्लू वाला एक्सिस सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है राइट इट्स द सेम बेसिस सिस्टम बट एट द ओरिजिनल ओरिजिन हमारे पास जो है उसके ऊपर ठीक अगर इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि आप इस बेसिस सिस्टम को उठा के यहाँ पे रख लें या इनफैक्ट किसी भी और जगह पे रख लें अगर डिस्टेंस का फैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा देन वी डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन एज ऑब्जेक्टिव ठीक है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन टेंसर क्यू का इफेक्ट आ रहा है अपने ट्रांसफॉर्मेशंस में और कोई इफेक्ट नहीं आ रहा इनफैक्ट स्केलर्स तो इक्वेट होते हैं वी से स्केलर्स आर सेम दे आर नॉट अफेक्टेड राइट in addition we talked about 2-point tensors क्योंकि इनमें एक बेसिस करंट कॉन्फ़िगरेशन में होती है एक मटेरियल में होती है ठीक है तो in this case it is objective if it transforms according to this rule यानी कि सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन टेंसर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है unlike other second order tensors जिनके साथ में प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको अपने सेकंड ऑर्डर टेंसर को राइट ऑलराइट we talked about this and then we looked at a very basic example जिसमें हमने कहा था कि हमें पता है कि अगर हम एक आइडियल फ्लूइड है वो सिर्फ प्रेशर डिपेंडेंट उसका स्ट्रेस होता है तो एंड सिंस प्रेशर इज स्केलर वी इट इज़ गोइंग टू बी सेम इन बोथ द कन्फिगरेशन चाहे वो आप करंट कन्फिगरेशन देख रहे हो कोई सी भी ओमेगा टी देख रहे हो ओमेगा टी स्टेरिक देख रहे हो बोथ इन बोथ केसेस इट विल बी पी विच इज इक्वल टू पी स्टेरिक राइट तो अगर हम इस पर अपना ट्रांसफॉर्मेशन रूल भी अप्लाई कर दें सिग्मा स्टेरिक के ऊपर वी अगेन एंड अप विद द सेम रिलेशनशिप जो सिग्मा की रिलेशनशिप है विच मींस कि दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हमें अपना फाइनल रिजल्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी मिल रहा है तो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑलराइट अभी जो हमने काम करना है वी हैव टू लुक एट फर्स्ट डेफॉर्मेशन ग्रेडियंट कि whether this is objective and then we'll talk about velocity gradients and rate of deformation as well ठीक है जी तो अपना सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले हमारे पास एक बेसिस सिस्टम है राइट इस बेसिस सिस्टम में हम एक मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन एज्यूम कर रहे हैं ओमेगा नॉट उसमें एक पॉइंट कैपिटल एक्स है ठीक है और आफ्टर सम डेफॉर्मेशन दिस चेंजेस टू ओमेगा टी ठीक है जी और एट एन अदर टाइम टी स्टेरिक ठीक है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन ओमेगा टी स्टेरिक है और इन दोनों ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशंस है हमारी रेड वन एंड दिस ब्लू वन दे आर बोथ डिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशंस दे आर बोथ करंट कॉन्फ़िगरेशंस ठीक है अगर आप दोनों को अपने मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन से मैप करने की कोशिश करेंगे तो मैपिंग हमारे पास जो मोशन की आ रही है दैट इज फाई एंड इट इज फाई स्टेरिक ठीक है और फाई स्टेरिक को हमने ये बताया कि वी आर सेइंग ये जो हमने पीछे बात की थी ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो हैं ये रिजिड मोशन की कॉन्फ़िगरेशन है ओमेगा टी से लेके ओमेगा टी स्टेरिक तक हमारे पास रिजिड कॉन्फ़िगरेशन हो रही है ठीक है तो ये जो मोशन है इस मोशन को आप ओरिजिनल मोशन की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दी
रिजिड बॉडी मोशन रिलेशनशिप, ये बात हमने बिल्कुल 2 लेक्चर्स पहले जो एक हमने लाइव लेक्चर लिया था उसके अंदर बात की थी। वी सेट के हमारे पास जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी है हमारे पास, उसकी अगर रिजिड बॉडी मोशन हो रही है दैट इज इक्विवेलेंट टू द रिजिड बॉडी मोशन ऑफ द बॉडी। तो ऑल्दो हमारा ऑब्जेक्टिव इस वक्त ये है कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा हो, बट वी कैन कंसिडर द बॉडी टू बी मूविंग, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, तो हमारे पास बॉडी का मोशन जो है ओमेगा टी से ओमेगा टी स्टेरिक तक वो रिजिड बॉडी मोशन है। इस वजह से क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रिजिड बॉडी मोशन है और ये मुझे पता है ओरिजिनल मोशन, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो मोशन है आगे का मोशन, उसको मैं इसकी टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूँ एज सी प्लस क्यू फाई। ठीक है जी, और फाई हमारे पास एक्स स्मॉल एक्स को डिफाइन कर रहा होता है, तो वी नो दैट एज वेल, राइट। तो फाई स्टेरिक हमारे पास एक्स स्टेरिक को डिफाइन कर रहा हो। ऑलराइट, हमारे पास इस पूरे सिस्टम के अंदर डेफॉर्मेशन ग्रेडियंट्स भी होंगे, तो वी आर गोइंग टू हैव deformation gradient f and we are going to have a deformation gradient f steric as well। सही है जी। ऑलराइट, तो लेट अस रिकॉल कि हमारे पास डेफॉर्मेशन ग्रेडियंट होता क्या था। तो डेफॉर्मेशन ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज पार्शियल फाई बाय पार्शियल कैपिटल एक्स। ठीक, ऑलराइट, तो अब इसमें point again where this is a 2-point tensor because phi represents small x which is in the current configuration and capital X is in the material configuration। तो this is a 2-point tensor, क्यों? क्योंकि it exists in both the material frame as well as the current frame of reference। ठीक है जी, बल्कि configuration में कहना चाहिए material configuration and the current configuration। alright, तो अब अगर हमें f पता है तो we can also define an f steric which can be expanded because हमें phi steric पता है। तो this is c plus q phi by partial partial x, right? If this is defined, we can actually go ahead and do this because हमारे पास c is just a function of time, q is just a function of time। तो आपके पास when you're taking partial derivative with respect to capital X, ये दोनों constants की तरह treat होंगे। आपके पास सिर्फ phi is a function of capital X। Usually हम लोग अब यहाँ पे लिख नहीं रहे, but originally if you remember हम लिखते थे phi is a function of capital X and t। तो पाई के दोनों डेरिवेटिव्स आते हैं। ठीक है, बाकी सी और क्यू कॉन्स्टेंट्स है, तो जब आप इसके डेरिवेटिव लेंगे यू आर गोइंग टू एंड अप विद क्यू पार्शियल फाई बाय पार्शियल कैपिटल एक्स, राइट। और पार्शियल फाई बाय पार्शियल कैपिटल एक्स इज जस्ट एफ, जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। विच शोज व्हाट, अभी हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव 2-point टेंसर्स की, उसकी यही एग्जैक्ट डेफिनेशन थी। तो बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन हमारे पास क्या चीज प्रूव हो रही है, मेरे पास प्रूव ये हो रहा है कि डेफॉर्मेशन ग्रेडियंट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास शो हो रहा है कि डेफॉर्मेशन ग्रेडियंट हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। ऑलराइट, थोड़ी सी फिजिकली इस चीज को एनालाइज कर लें, इस रिलेशनशिप को, कि व्हाई डज दिस कम अप एंड व्हाई इज इट लाइक दिस। बिकॉज जब हम नॉर्मल एक सेकंड ऑर्डर टेंसर की बात करते हैं तो द ट्रांसफॉर्मेशन इज क्यू टाइम्स द ओरिजिनल टेंसर टाइम्स क्यू ट्रांसपोज, बट इस केस में सिर्फ एक क्यू आ रहा है, राइट। So let us see what is going on by looking at some indicial notation। Physical significance देखना चाह रहे हैं, right? तो physical significance के लिए just remember कि f is a 2-point tensor। It exists both in the material as well as the spatial configurations। ठीक है जी, तो इन दोनों configurations exist कर रहा है। तो अगर हम अपने phi steric को और सॉरी f steric को और f को लिखना चाहेंगे एज एन इंडिशियल नोटेशन एक्सपेंशन ऑफ द एंटायर टेंसर, यानी बेसिस भी और मैग्नीट्यूड्स भी दोनों चीजें लिखना चाहेंगे, तो दिस विल बी रिटन लाइक दिस। एफ स्टेरिक इज एफ स्मॉल आई कैपिटल आई स्टेरिक, और इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि स्मॉल आई एंड कैपिटल आई वन इज इन द करंट कॉन्फ़िगरेशन एंड वन इज द मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में इसी तरीके से जो आपकी बेसिस भी हैं वो एक करंट कॉन्फ़िगरेशन में है और एक मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन में, राइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें करंट कॉन्फ़िगरेशन जो आपके पास है दैट इज ई आई, एंड इस केस में जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है इट इज ई आई स्टेरिक। सही है, अब बेसिस चेंज हो गए। बेसिस चेंज होने का मतलब ये है कि हम दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की बात करें। वी आर नॉट सेइंग कि हमारी बॉडी दो जगह मूव हो रही है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एग्जैक्ट थिंग। इंस्टेड
जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट ओके। तो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो ये है, हम पहले इसकी बात कर चुके हैं ऑलरेडी। लेट मी जस्ट चूज अ कलर व्हिच विल बी डिफरेंट। ऑलराइट, तो हमारे पास बॉडी है, ठीक है। दिस इज वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, E1, E2, E3। द बॉडी इज द करंट कन्फिगरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफॉर्म्ड कन्फिगरेशन की बात हो रही है, ऑलराइट। और दूसरी जो आपकी बेसिस है, इट इज एट अ डिफरेंट प्लेस, ठीक है। उसका ओरिजिन भी डिफरेंट जगह पे है, एंड इट इज ऑल्सो ओरिएंटेड एट सम रोटेटेड एंगल्स, यानी किसी एंगल्स के ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, ठीक है, अलग एंगल्स के ऊपर है। तो इस चीज की बात हो रही थी। अब ये जो कन्फिगरेशन है, दिस कन्फिगरेशन इज ओमेगा टी। द पॉइंट, जो पॉइंट है, दिस पॉइंट could be x और it could be x steric, डिपेंडिंग कि आप किस कन्फिगरेशन में व्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये सेम बॉडी की डेफॉर्मेशन ग्रेडियंट को शो करेगी विद रिस्पेक्ट टू द टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। ये बात हो रही है। तो अब हम इसी वजह से हमारे पास ई आई स्टेरिक और ई आई आ रहा है। ई आई स्टेरिक की जब हम बात कर रहे हैं, इस फ्रेम की बात कर रहे हैं, और ई आई की जब हम बात कर रहे हैं तो इस फ्रेम की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, ये बात हो गई। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वी हैव सेड दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन f steric equals to qf can be written like this in the indicial notation। अब आप इस थोड़ी सी इसको एनालाइज कीजिए कि क्या चल रहा है। हमारे पास एफ आई कैपिटल आई स्टेरिक इज इक्वल टू क्यू आई जे एफ जे कैपिटल आई। अब इसमें नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इनर इंडेक्स मैच कर रहा है। फाइनल हमारे पास जो नोटेशन फ्री इंडेक्सेस बचेंगे, स्मॉल आई कैपिटल आई आएंगे दोनों साइड पे, विच मैचेस, इट इज ऑल राइट। एक क्यू की सिग्निफिकेंस आपको यहां से समझ में आएगी। वो समझ में ऐसे आएगी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बेसिस है जो कि करंट कॉन्फ़िगरेशन में है। इफ यू रिमेंबर, हम इस बेसिस की ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं, राइट। तो वी कैन ट्रांसफॉर्म फॉर एग्जांपल दिस वन इनटू दिस वन, क्योंकि हम एफ से एफ स्टेरिक की तरफ जा रहे हैं ना। तो इफ यू रिमेंबर, वी सेड कि दिस थिंग इज इक्वल टू क्यू के आई ई के स्टेरिक। दूसरे वाले के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन है। एंड वी हैव सेड बिफोर, ठीक है, हमने जो आप पिछले पार्ट की पहली स्लाइड थी उसके अंदर ये बात की थी कि मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन हमारी हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम होगी। तो जो ई आई है मटेरियल फ्रेम वाला, वो दोनों के लिए सेम है। यू डोंट नीड टू ट्रांसफॉर्म दैट, आपने सिर्फ करंट कॉन्फ़िगरेशन को ट्रांसफॉर्म करना है। तो इस वजह से आपको सिर्फ एक क्यू की जरूरत पड़ी है, दूसरी साइड पे क्यू की जरूरत नहीं पड़ी। जब हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे सिग्मा को ट्रांसफॉर्म किया था, उस वक्त हमने दोनों बेसिस को ट्रांसफॉर्म किया था, इस वजह से प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा था क्यू, अब सिर्फ एक जगह पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑलराइट, ठीक है जी, ये वाली बात भी हो गई। तो हमने बात कर ली कि एफ इज एक्चुअली ऑब्जेक्टिव, ठीक। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या चक्कर है, ठीक है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट मटेरियल वेलोसिटी ग्रेडियंट एज वेल एज स्पेशल वेलोसिटी ग्रेडियंट, बट इफ यू रिमेंबर वी सेड कि जो स्पेशल वेलोसिटी ग्रेडियंट है दैट इज मोर सिग्निफिकेंट, बिकॉज उससे हमारे पास स्पिन और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन वगैरह भी निकल के आ रहे होते हैं, राइट। तो what is the definition of velocity gradient? Let me just change the color here. तो हमारे पास velocity gradient जो है स्मॉल v की बात हो रही है, करंट कॉन्फ़िगरेशन में बात हो रही है, तो आई एम नॉट पुटिंग ए जीरो हेयर, ठीक है जी। दिस इज इक्वल टू एफ डॉट एफ इनवर्स। दिस इज हाउ वी डिफाइंड इट। तो अब अगर हम इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन कर सकते हैं, तो अगेन लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस थिंग। तो आई जस्ट कॉल दिस ई, बल्कि yeah, this is all right, and I can call this the basis E steric, ठीक है जी। दो बेसिस है हमारे पास, कॉन्फ़िगरेशन सेम है ओमेगा टी, ठीक है जी। पॉइंट एक्स भी है और यही पॉइंट एक्स स्टेरिक भी है, सेम पॉइंट, दोनों कॉन्फ़िगरेशन, ऑलराइट।
तो अगर हमने ग्रेडियंट ऑफ v डिफाइन किया है तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ v दोबारा डिफाइन कर सकते हैं, बट इन द सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसके लिए हम स्टेरिक यूज कर लेते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट। और ये मैं दोनों चीज़ों पे स्टेरिक इसलिए लगा रहा हूँ कि हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल x भी पार्शियल बाय पार्शियल x स्टेरिक में चेंज हो गया, ठीक है, और v भी v स्टेरिक में चेंज हो गया। तो दोनों ग्रेडियंट भी नए फ्रेम में है और वेलोसिटी भी नए फ्रेम में, ऑलराइट। तो इसको अगर मैं लिख रहा हूँ तो दिस वुड बी लाइक दिस, and this would be written as f dot, which is d by dt of f steric and f steric inverse, all right। and we can then go ahead and plug the transformation here। हमें पता है कि f itself is objective, ठीक है, तो हम f की ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं। तो let's do that। तो we have d by dt of q f inverse, q is a function of time, f is a function of capital X as well as time। तो दोनों चीज़ों का टाइम डेरिवेटिव आएगा पहले पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर। तो वी हैव q डॉट f प्लस q f डॉट, दिस इज द फर्स्ट पैरेंथेसिस, फर्स्ट पर पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। और जब हम इन्वर्स लेते हैं किसी प्रोडक्ट ऑफ मेट्रिसेस की बात कर लें, दैट इज इजियर टू रिलेट, देन इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल इन्वर्स, ठीक है। जो q इन्वर्स और f इन्वर्स की टर्म्स में इसको लिख सकता हूँ। तो ओनली डिफरेंस इन मेट्रिसेस इज कि ये इन्वर्स के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। द ऑर्डर वुड बी लाइक दिस, q inverse, but remember what inverse of q is, it's q transpose, we know this, right? All right, ये चीज हो गई। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों पैरेंथेसिस को एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। पहले में मुझे q डॉट मिला, f multiplies with f inverse, all right, that gives you the isotropic tensor, which when multiplied here is going to just give me the same q dot again, साथ में इसकी मल्टीप्लाई हो रहा है qt प्लस q f dot f inverse q transpose, right? All right, ठीक है जी। Isotropic tensor is not going to do anything, so you can just rewrite this entire thing। Recall what f dot f inverse is from here to this thing is gradient of velocity, spatial gradient of velocity, transpose। ओके, मसला हो गया यहाँ पे जो नजर आ रही है चीज, राइट। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर टेंसर है which is a normal second order tensor which exists entirely in the current configuration because gradient भी इस current configuration में है, partial by partial x हो रहा है, small x, velocity भी current configuration में है। तो ये पूरा tensor जो है ये current configuration में, तो इसकी जो transformation है it should just be q times the original tensor times q transpose। यहाँ पे ये एक additional factor आ गया। What does it tell us? That tells us कि हमारे पास जो velocity gradient की transformation है that is not following the rules of objectivity, ठीक है। तो हमारे पास जो spatial gradient of velocity है, let us just write this thing completely, is not objective। All right, we could do something else actually। अब हमें नज़र ये आ रहा है कि ये एक एडिशनल फैक्टर यहाँ पे आया है एंड दिस
vector is known to us actually. ठीक है. If you just try to recall what this is, अभी हम लोग आते हैं इसके ऊपर. ठीक है, ये हमने यूज किया हुआ पहले. Okay. What we are going to do now is we are going to look at the rate of deformation. ठीक है. So let's talk about the rate of deformation. ठीक. What is the rate of deformation? Rate of deformation is the symmetric part of the velocity gradient, right? So d steric would be the symmetric part of the velocity gradient. Velocity gradient की हमें already form पता है, it is this thing. इस पूरी चीज का symmetric part, ठीक है? This would be the symmetric part of q dot q transpose plus the symmetric part of q times the velocity gradient times q transpose. This puri cheez, this entire thing is what we need, right? Okay. Now we can actually talk about this thing. Just recall what this is. इस चीज को हमने एक नाम दिया था. We call this omega. This was our spin tensor, right? And we found out when we were talking about rigid body transformation, rigid body motion, right? In the unit on kinematics, at that point we found out that this thing is skew symmetric. इसी वजह से फिर हमने इसको एक वेक्टर ओमेगा हैट में कन्वर्ट कर दिया था और उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट लेना शुरू हो गए थे, ओमेगा क्रॉस समथिंग. ठीक है, जो कि नॉर्मली क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग देखते भी हैं. ऑलराइट. तो इफ यू हैव अ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर और आप उसका सिमेट्रिक पार्ट लेना चाहेंगे, व्हाट वुड यू गेट? Skew symmetric tensors are by definition the part which is not symmetric. आप एक टेंसर को दो बार से ब्रेक करते हैं, उसका सिमेट्रिक पार्ट और उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, राइट? तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट का सिमेट्रिक पार्ट कुछ नहीं होता, इट्स जीरो, राइट? This implies that the steric is simply zero tensor, this thing, plus the symmetric part of this entire thing. किसी भी टेंसर का सिमेट्रिक पार्ट कैसे निकाला जाता है? आप उसको अपने ट्रांसपोज से ऐड करते हैं एंड उसको हाफ कर देते हैं, राइट? तो Q ग्रेडियंट ऑफ V Q ट्रांसपोज प्लस Q ग्रेडियंट ऑफ V Q ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हाफ. ठीक है, हाफ कर दिया हमने उसको. ऑलराइट. So going forward, what does this do? Let's look at this. So half is retained. कोई फर्क नहीं पड़ रहा. पहले वाला में हमको एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहे, तो it will stay like this. So let's separate out the velocity gradient. It's a single tensor. इसको अलग करके लिख लो. Right? Q transpose plus what happens here? जब आप एक नंबर ऑफ टेंसर्स के प्रोडक्ट को या नंबर ऑफ मैट्रिसेस के प्रोडक्ट को ट्रांसपोज करते हैं, देन आप उनके इंडिविजुअल टेंसर्स को ट्रांसपोज करके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं. तो जो भी टेंसर यहाँ पे होगा वो पहले आ जाएगा और ट्रांसपोज हो जाएगा. बीच वाला अपनी जगह पे रहेगा और पहले वाला उठ के एंड पे चला जाएगा. ऑलराइट, ठीक है जी. तो डूइंग दैट, व्हाट डू वी गेट हियर? वी गेट Q transpose का transpose, which is Q. Let me just write completely. Velocity gradient का transpose, ये अपनी जगह पे रह गया, and then Q का transpose, and this is equal to
I'm just, you can probably figure out where this is going, but let me just do all the steps. You could try and pause the video here and see whether you can figure out what to do next, just to have uh, the approach building in your head, how to solve these problems. All right. So, sorry, this is transpose. Okay, this Q and this Q transpose are multiplying with both of them, so we can take them outside the brackets. And now things are appearing in a form which should be very familiar. So this half gradient of V plus the gradient of V transpose, this is actually D. This is the symmetric part of the velocity gradient. So this turns out to be D, which just shows us that D is objective. This is basically what we have figured out so far. So we have figured out that the deformation gradient is objective. It follows simple transformation rules when we change our frames of reference. We know velocity gradient is not objective, but the rate of deformation is objective. This is what we know so far. ठीक है जी? We are going to switch gears a little bit. ठीक? और हम लोग अब बात करेंगे जो हमने स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन देखा था अपना कॉन्स्ट्रक्टिव रिलेशन जब हम शुरू कर रहे थे उस वक्त के हाँ अगर हमें स्ट्रेस जो हम लोग स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं वो पावर से, उसको अगर हम स्टेट डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं पाथ डिपेंडेंट से हटा के, then the way to do that is to define your stresses as a partial derivative of a scalar quantity. That is what we did. Okay, and this should be. I think we should go and see this thing just to quickly revise. कि ये हमने क्या किया था? Right here. All right. तो हमने शुरू यहाँ से किया था कि हमारे पास स्ट्रेस इन जनरली किसी डेफॉर्मेशन का मेजर होता है, ठीक है, और सबसे बेसिक डेफॉर्मेशन इज डेफॉर्मेशन ग्रेडियंट. तो अगर आप स्ट्रेन की भी बात करें, दैट स्ट्रेन इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ एफ. फॉर एग्जांपल द Lagrange strain is F transpose F minus the isotropic tensor times half. So every basically stress is eventually a measure of F, ठीक है, चाहे वो E का भी मेजर हो. ऑलराइट, तो हम अगर पावर से, जो हमें पावर पता थी, जो हमने कैलकुलेट की थी, इस पावर से अगर हम वर्क डन निकालना चाहें यानी एनर्जी निकालना चाहें, इन दैट केस वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, और वी सेट के हमारे पास मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं टू गो फ्रॉम वन state of the body to another state of the body. So if whatever you do is path dependent, तो आपको पूरे हर point बीच में पता होना चाहिए. You need to know every single point here in order to calculate कि कितना work हुआ है. This is not ideal, of course, ठीक है, and it is not even needed in terms in for systems which behave linearly. ठीक है, तो उन systems के लिए we know कि एक system हमें from our experiments as well we know कि हमारे पास जितनी energy store होती है that is only dependent on the current deformation of the body. For the simplest example would be a spring. अगर एक spring undeformed है, उसमें कोई strain energy नहीं है and you deform it, you don't need to see कि आप पहले कितना deform कर रहे हैं, बाद में कितना deform कर रहे हैं. You just need to know कि spring deform हो रहा है. Alright, at the eventual deformation आपको पता होगी तो आप उसकी strain energy निकाल सकते हैं. The same thing should be true for elastic bodies as well. तो हम चाहते ही हैं कि हम अपनी एनर्जी को, जो हमारी जो वर्क डन निकाल रहे हैं, इट शुड ओनली डिपेंड ऑन व्हाट इज द डेफॉर्मेशन एट T1 एंड T2. तो हम
स्टेट डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं, द स्टेट्स बीइंग के टाइम t1 पे क्या है, टाइम t2 पे क्या है, पाथ डिपेंडेंट नहीं बनाना चाह रहे, ठीक है। तो फॉर दैट वी डिफाइंड अवर स्ट्रेस as a partial derivative of a function, scalar function. This function was known as the elastic strain energy potential. Any function which uh, for which we can define psi is called hyperelastic material or a green material. This is what we did, right? अब हम इसके ऊपर वापस आ रहे हैं and we want to see whether we can find functions psi which are objective, and that is crucial because अगर आप की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है, डिफॉर्म हो रही है और आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वी शुड get the same stress whether I am measuring the stress or whether you are measuring the stress. अगर बॉडी का स्ट्रेस मेजरमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कौन मेजर कर रहा है, इट शुड बी अ क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वर। सही, तो ये हमें ऐसे सारे फंक्शंस चाहिए जो कि ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सही, दे शुड फॉलो द सेम सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स विच वी हैव टॉक्ड अबाउट। ऑलराइट, ठीक है जी, then let's get back. तो इसके अंदर what we have is, what we need to do is basically we need to consider again वही जो हम करते हुए आ रहे हैं कि we will consider a body. This is omega naught, the point here is x. This transfer, this is two current configurations. एक current configuration जो है उसमें point x शो हो रहा है, एक current configuration में point x static शो हो रहा है. This is omega t, this is omega t static. ठीक, इसके अंदर मोशन पाई है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास मोशन पाई static है. This the deformation gradient is f here, the deformation gradient is f static here. ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, right? We also can define phi static as a function, as a rigid body motion from this configuration. This we have also talked about before, right? इसमें हमारे पास c जो है is a three-dimensional vector जो कि हमारी 3D स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, और जो हमारे पास Q जो है that belongs to our set of orthogonal second order tenses which are also positive definite, sorry, which result in a positive determinant, right? All right, question here. The question is from omega naught to omega t, body deforms. Right? And that means that it stores strain energy, potential energy store करेगा. From omega t to omega t static, what do we have? We have rigid body motion. ठीक है जी. What happens or what should happen to the strain energy? Think about this. And you probably know the answer, of course. It should not change, right? It should not change when we have rigid body motion. तो अगर हम ऐसे साई का फंक्शन चूज करें जो रिजिड बॉडी मोशन से चेंज हो जाए, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस. हमारा फंक्शन साई शुड
give us the exact same strain energy when I go from omega t to omega t steric. ठीक है, तो अब हम अब अपने फंक्शन के ऊपर आ रहे हैं एंड वी वांट टू एक्चुअली स्टडी इट एंड वी वांट टू डिफाइन कि वो फंक्शन किस तरह का होना चाहिए, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी पता चल जाए. और देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पोटेंशियल फंक्शन जो लोगों ने बनाए हैं. आपको नया फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं. देयर आर वेरी फेमस फंक्शंस अवेलेबल. दे आर अवेलेबल इन all the FEA softwares and they are there. So we need to understand कि where they come from. ठीक है जी. तो we are going to consider a strain energy function. Psi, which is a function of the deformation gradient. ठीक है. And this is defined as a mapping from the space of all second order tensors which are being mapped to the real space. ठीक है, to scalars. तो आपका argument second order tensor है, but the function itself is a scalar function. This is what it is. ठीक है. In this case हम इसको define ऐसे करेंगे कि हमारे पास जो strain energy का function आए at in the second configuration, this should be a function of f steric, and we have this, sorry, psi is simply psi f. ठीक है, दोनों चीजें फंक्शन सेम ले रहे. ठीक है, and argument we want to change. ठीक है, this is basically for developing and understanding. ठीक है, इसका पर्पस जो है आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना है इस पूरी एक्सरसाइज का, जो हम अगली 2 स्लाइड्स में करने जा रहे हैं, जिससे हम इस फंक्शन का जो पैरामीटर है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड करेंगे. ठीक है, ऑलराइट. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. तो अगर हम इसको आगे लेके चले, हमें एफ स्टेरिक की ट्रांसफॉर्मेशन पता है, वी नो दैट, राइट. तो इट इज क्यू एफ, बट we also know that f decomposes the polar decomposition. ठीक है, तो recall f is equal to, we'll take the right polar decomposition, which is Ru. This implies that psi steric is now going to be equal to the function psi, जिसका argument आ रहा है q r u. ठीक है. अंडरस्टैंड कि हमारे पास R जो है belongs to SO3 plus, it's the same set जिसमें Q belong कर रहा है. ठीक है, तो Q belongs to SO3 plus as well. The set of orthogonal second order 3-dimensional tensors which have a positive determinant. Determinant equals to +1. ठीक है जी. ऑलराइट. एक प्रॉपर्टी होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की कि इफ Q and R both belong to SO3, then the product QR belongs to SO3 as well. ठीक है, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, the result is a third orthogonal matrix. This is just how they work. ठीक है, all right. आगे चलें. तो essentially हम जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बल्कि we can do it here. This implies that we can actually write this psi steric as some other transformation times u. तो essentially आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, it is some transformation times u. ठीक है. अब इसमें u की एक खास बात है.
if you need to go back and check this part जहाँ पे हमने पोलर डिकम्पोजिशन पढ़ी थी इसकी आपने असाइनमेंट के अंदर एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने की भी कोशिश की थी दैट विल आल्सो हेल्प एंड दैट पॉइंट इज कि यू एक्चुअली एग्जिस्ट इन द मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन आप रोटेट करने से पहले चीज को स्ट्रेच करते हैं ठीक है आपका जो फ्रेम है उस पर रोटेट नहीं हुआ होता you apply the rotation afterwards ठीक तो now consider if function psi which is a function of act only the stretch tensor u right stretch tensor ठीक है ये रोटेशन से पहले होता है which means के in this particular case ये सेम बेसिस यूज कर रहा होगा जो मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन बेसिस यूज कर रही है बिकॉज दिस इज बिफोर द रोटेशन if it uses the same basis as the material configuration आपके दोनों फ्रेम्स जो हैं E और E स्टेरिक दोनों इसको सेम परसीव करेंगे उन्हें कोई चेंज नहीं आएगा ठीक है तो लेट्स राइट दिस डाउन सो दैट यू कैन रिकॉल इट व्हेन यू रीड द स्लाइड्स so what does it mean U static is actually equal to 0 बात हमने की भी है कि मटेरियल बेसिस के अंदर मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन को दोनों करंट बेसिस जो दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस सेम परसीव करते हैं तो एनीथिंग व्हिच हैपेंस इन दिस in the material configuration is perceived the same way टेक्निकल पॉइंट ये है कि U is क्योंकि ये डेफॉर्मेशन को शो कर रहा है तो दिस इज एग्जैक्टली इन द मटेरियल बेसिस बट सिंस दिस इज बिफोर रोटेशन तो इट कैन बी ट्रीटेड एज सच फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ठीक है ये टेक्निकली मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होता क्योंकि जैसे ही यू अप्लाई हुआ कॉन्फ़िगरेशन करंट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगी ठीक है बट द बेसिस सेम यूज हो सकती है बिकॉज वी आर एक्चुअली डूइंग दिस बिफोर अप्लाइंग द रोटेशन ठीक है ये दिस इज द क्रूशियल पॉइंट इस वजह से इसको सेम तरीके से परसीव करेंगे बिकॉज ये बिफोर रोटेशन ठीक है इस पे आप बी आर अप्लाई नहीं कर सकते जो लेफ्ट पोलर डिकम्पोजिशन है बिकॉज इन दैट केस रोटेशन पहले हो रही थी ऑलराइट ठीक है जी इफ दिस इज द केस देन व्हाट हैपेंस is actually equal to self u इस पूरी जो हमने डिबेट की इसमें कोई खास मैथ्स उस तरीके से नहीं थी जो मेनली आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे हैं पॉइंट क्या था पॉइंट इस पूरी चीज में ये है कि psi is objective if it is not a function of r if it is independent of rotation tensor हमारा रोटेशन से इंडिपेंडेंट होना जरूरी है it should only be a function of u ठीक है we could actually do something about this हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चल सकते हैं please we keep recalling previous things but bear with me कि u square भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करता था that was our c the right Cauchy Green tensor and
we can use C to define our Green-Lagrange strain. Sometimes also called that simply the Lagrange strain as well. ठीक है, तो जो बात U पे वैलिड है ना, वही बात C पे भी वैलिड है, वही बात E पे भी वैलिड है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन. इसकी हमने एग्जांपल भी करके देखी कि जिस अगर आप किसी बॉडी में रिजिड बॉडी रोटेशन अप्लाई कर दें तो जो लैग्रांज स्ट्रेन टेंसर है वो जीरो स्ट्रेन शो कर रहा होता है. ठीक है, जो हमारे क्लासिकल लीनियर स्ट्रेन के मेजर्स थे वो उधर स्ट्रेन शो करते हैं, बट लैग्रांज स्ट्रेन इज जीरो देयर. राइट, तो हम साई एफ डिफाइन नहीं कर सकते एक्चुअली. अब हमने ये बात की है पूरे आर्ग्यूमेंट के बाद कि एफ शुड नॉट बी एंटायरली कंसिडर्ड, बिकॉज एफ के दो पार्ट्स होते हैं, रोटेशन भी होता है, यू भी होता है, तो रोटेशन नहीं होना चाहिए. इंस्टेड ऑफ दिस वी शुड राइट दिस psi of u or some other function, let's call this psi bar of C, or some other function psi hat of E. Any of this would work. ये सब ऑब्जेक्टिविटी को या फ्रेम इनवेरियंस को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, अभी प्रॉब्ली बहुत एब्स्ट्रैक्ट बातें हो रही हैं बिकॉज वी डू नॉट हैव इन अवर हैंड्स एन एग्जांपल ऑफ अ हाइपर इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन जिसमें हम शो कर सकें कि क्या वो उसको कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शन दिखने में कैसा है एक्चुअली. राइट, दैट्स समथिंग विल डू लाइव इंशाल्लाह, जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें. ऑलराइट, तो अभी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्टॉप एंड दिस वुड complete our part 2 of the recorded lecture जो हम मेकअप के तौर पे अपलोड कर रहे हैं. And after this we are going to look at an example of hyperplastic strain energy function. All right, let's end this and inshallah see you in the next live lecture. Assalamu alaikum.